बाल नोच नोच करके जो अपना पर्सनल पार्ट होता है मेरे में डालता था, यहाँ पे मार पीट करके नंगा किया जाता था। देखो कोई जगह है यहाँ पे, कोई अलमारी है, कुछ नहीं है। दोस्तों, आज की यह कहानी सुनने के बाद शायद आपका इंसानियत पर से और खास तौर पर उन लोगों पर से भरोसा उठ जाएगा जो समाज में रुतबा रखते हैं, ताकत रखते हैं और जिनके चेहरे पर समाज सेवा का नकाब होता है। यह कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके महरौली की वो खौफनाक हकीकत है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक हंसता खेलता परिवार, एक इंजीनियर पति, एक पढ़ी लिखी पत्नी और उनके बीच एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो रिश्तों की दुहाई देकर घर में घुसता है, बेटी कहकर पुकारता है और फिर वही पिता जैसा रिश्ता एक दिन इतना भयानक रूप ले लेता है कि वह बेटी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता है। सोचिए उस मंजर के बारे में जब एक बंद कमरे की टीवी की आवाज फुल वॉल्यूम पर कर दी जाए, एसी का टेम्परेचर फ्रीज कर दिया जाए ताकि अंदर हो रही जागती की आवाज बाहर खड़ी दुनिया को सुनाई न दे। एक औरत जो हिमाचल की देवभूमि से ताल्लुक रखती थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दिल्ली की सड़कों पर उसके साथ वो होगा जो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। महरौली का वह फ्लैट जिसे आज हम एक घर नहीं बल्कि एक कैद खाना कह सकते हैं, उनकी दीवारों पर आज भी उस दर्द की दास्तान लिखी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक हैप्पी मैरिड कपल की जिंदगी में यह तूफान आया कैसे? वो कौन था जिसने पहले विश्वास जीता और फिर उसी विश्वास का गला घोट दिया? कैसे एक इंजीनियर पति को अपनी ही पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान बचाकर भागना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ताकत और वर्दी के नशे में छुपे इस जुर्म का भी कभी हिसाब हो पाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा। यह बात शुरू होती है साल 2015 से। देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का महरौली इलाका, रीचा ठाकुर नाम की एक महिला अपने इंजीनियर पति के साथ यहां एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी। दोनों युवा थे और अपना कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वो हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। पहाड़ों की सादगी और संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी जिसमें सिर्फ वो दोनों और उनके सपने थे। उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था राजनीति की एक रैली उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह करने वाली है। एक दिन अचानक उनके इलाके कालूराम चौक में आम आदमी पार्टी की एक सभा आयोजित होती है। उस वक्त चुनावी माहौल था और बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता था। रीचा और उसके पति, जो कि एक जागरूक नागरिक थे, वह भी उस सभा में शामिल होने गए। वहां मंच पर एक शख्स को इंट्रोड्यूस किया गया, नरेश यादव। उस वक्त नरेश यादव कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, वो सिर्फ एक नया चेहरा था जिसे पार्टी ने महरौली विधानसभा से टिकट दिया था। बताया गया कि वह पेशे से वकील है और समाज सेवा करना चाहते हैं। उसी भीड़ में जब अरविंद केजरीवाल जी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस महिला के पति से हाथ मिलाया और उनको नमस्ते किया। माहौल बहुत ही पॉजिटिव था, लेकिन इस पॉजिटिव माहौल के पीछे काली परछाई उनका पीछा करने वाली थी। इसी दौरान नरेश यादव की नजर रीचा और उसके पति पर पड़ी। एक नेता होने के नाते वोट मांगना और लोगों से जुड़ना, यही उसका काम था। उसने रीचा और उसके पति से बात की, वोट और सपोर्ट की अपील की। यहां तक सब कुछ नॉर्मल था। एक आम वोटर और एक नेता के बीच की बातचीत हुई। रीचा और उसके पति वहां से अपने घर ओंकार अपार्टमेंट वापस आ गए। उन्हें लगा कि किस्सा खत्म हो गया, लेकिन असल में किस्सा तो अभी शुरू हुआ था। इस मुलाकात के बाद नरेश यादव ने रीचा के पति से संपर्क बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में बातें सिर्फ इलाकों की समस्याओं पर होती, पानी की दिक्कत, साफ सफाई और बिजली। रीचा के घर में पानी की बड़ी समस्या थी। उन्होंने सोचा कि शायद नेताजी से जुड़ने पर यह समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे नरेश यादव का रवैया बिल्कुल बदलने लगा। वह बार बार उन्हें कॉल करने लगा, मिलने की कोशिश करने लगा। एक बार एक प्रोग्राम था जहां रीचा और उसके पति को इनवाइट किया गया। वहां नरेश यादव भी मौजूद थे। उसने रीचा के पति के साथ खूब सेल्फी लिया, बहुत घुल मिलकर बातें की। जब वापस आने का वक्त हुआ तो रीचा और उसके पति ने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन तभी नरेश ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए फोर्स किया। दोनों ने मना भी किया, उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन नरेश ने इतना जोर दिया कि वह दोनों मना नहीं कर पाए। अब गाड़ी में बैठते ही नरेश ने रीचा के पति और रीचा को पीछे वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। वह उन्हें सीधा घर छोड़ने के बजाय साकेत ले गया किसी मीटिंग में और वहां जबरदस्ती रीचा से मीडिया के सामने अपने बारे में अच्छा बोलने को कहा। रीचा को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक लिहाज में आकर उसने यह सब कर दिया। मतलब यूं कहें कि नरेश यादव के पक्ष में मीडिया के सामने कुछ अच्छा बोल दिया।
इसके बाद नरेश ने ऋचा की फैमिली बैकग्राउंड, उसके मायके, उसके परिवार के बारे में जानकारी निकालनी शुरू कर दी। वह पेशे से वकील था, चालाक था। वह जानता था कि शिकार को कैसे और कब घेरना है। धीरे धीरे नरेश यादव ने एक नया पैंतरा खेला। उसने ऋचा ठाकुर को बेटी और उसके पति को भाई और बेटा कहना शुरू कर दिया। सोचिए दोस्तों, एक अनजान शहर में जब कोई बड़ा आदमी, एक नेता आपको बेटी कहे, सर पर हाथ रखे, तो एक भरोसा पैदा हो जाता है। ऋचा को भी वही लगा। ऋचा को लगा कि शायद यह वाकई एक अच्छे इंसान है जो उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। नरेश अक्सर वीडियो कॉल करता, कभी रोता, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करता और कहता कि मेरी टिकट कट रही है, मेरी मदद करो, मेरे लिए कैंपेन करो। हालांकि ऋचा के पति ने साफ मना कर दिया था कि वह दोनों अपने कैरियर पर फोकस कर रहे हैं और राजनीति में ये दोनों अभी नहीं आना चाहते। लेकिन नरेश ने हार नहीं मानी। वो रिश्तों की दुहाई देता रहा। वक्त गुजरा, 2020 का चुनाव आया और नरेश यादव चुनाव जीत गया। जीतने के बाद उसने ऋचा को अपनी विक्ट्री सेरेमनी में बुलाया। वहां भी बेटी वाला रिश्ता दिखाया। ऋचा वहां गई, उससे मिली, सब कुछ नॉर्मल लगा। लेकिन यह बेटी शब्द सिर्फ एक छलावा था, एक शिकार को फंसाने का तरीका था। असल मकसद तो कुछ और ही था जो नरेश यादव के दिमाग में लगातार चल रहा था। तारीख थी 2 मार्च। यह वह दिन था जब ऋचा की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नरेश यादव ने ऋचा को फोन किया और कहा कि घर पर एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम्हें आना ही पड़ेगा। ऋचा के पिता उस वक्त बीमार थे। ऋचा के पति काम में बिजी थे। उसने मना किया। उसने कहा कि वह लेट आएगी, लेकिन नरेश जिद पर अड़ा रहा। वह एक पिता के हक से बुला रहा था और ऋचा उस भरोसे के चलते, उस डैडी वाले रिश्ते के चलते उसके घर अंततः उसके जिद के आगे झुक गई और वो चली गई। जब वो वहां पहुंची, शाम का वक्त था। नरेश यादव के घर पर उस वक्त अजीब सा सन्नाटा था। वहां पहुंचते ही नरेश ने अपने नौकर को पानी लाने को कहा और फिर किसी बहाने उसे घर से बाहर भेज दिया, उसे छुट्टी दे दी। कुछ ही देर में नरेश का भाई नवीन यादव ऊपर वाले फ्लोर पर आया। सिर्फ आधे मिनट के लिए वो वहां पर रुका और नरेश ने उसे कहा, सब शादी में गए हैं, तू भी निकल, मैं मीटिंग करके आता हूं। भाई चला गया। अब उस बड़े से घर में, उस फ्लोर पर सिर्फ 2 लोग थे, ऋचा ठाकुर और नरेश यादव। ऋचा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब आगे क्या होने वाला है। उसने नरेश से वॉशरूम यूज करने की अनुमति मांगी क्योंकि उसे नहीं पता था कि वॉशरूम कहां है। नरेश ने वॉशरूम का रास्ता दिखाया। जैसे ही ऋचा वॉशरूम के अंदर गई, नरेश ने बाहर से पूरे फ्लोर को लॉक कर दिया। दरवाजे, खिड़कियां सब बंद हो गए। घर अब एक किले में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका था। जब ऋचा वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके सामने वो डैडी नहीं खड़ा था जिसे वह जानती थी। वह पापा नहीं खड़ा था जिसे पापा के हक से वो उसके पास गई थी, बल्कि उसके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसकी आंखों में वह सम्मान नहीं था जो एक पिता की आंखों में होता है। उसकी नीयत पूरी तरीके से बदल चुकी थी। नरेश ने अचानक ऋचा को जोर से पकड़ लिया। ऋचा सुन्न पड़ गई। उसका दिमाग काम करना अब पूरी तरीके से बंद कर दिया। वह इंसान जो उसे बेटी कहता था, आज उसे इतनी बुरी तरीके से जकड़ रखा था। नरेश ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं पागल हो गया हूं। सोचिए उस औरत की मानसिक स्थिति किस दौर से गुजर रही होगी। एक पल पहले जो इंसान पिता था, अब वह उसकी मर्यादा भंग करने पर पूरी तरीके से उतारू था। ऋचा ने विरोध किया, चीखी चिल्लाई, लेकिन नरेश ने पहले से ही इसका भी इंतजाम कर रखा था। उसने घर की टीवी फुल वॉल्यूम पर चला दिया, एसी को फुल कर दिया ताकि वो शोर बाहर न जाए। बाहर उसके गुंडे, उसके लोग गाड़ियों में बैठे थे, निगरानी कर रहे थे। अंदर ऋचा अकेली लड़ रही थी। नरेश ने उसे जबरदस्ती बेड की तरफ खींचा। ऋचा ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, हाथापाई हुई। वह गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, कहती रही कि आप मेरे पिता तुल्य हैं, यह सब प्लीज मत करिए। लेकिन उस शख्स पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात नरेश यादव ने सारी हदें पार कर दी। उस रात उस बंद कमरे में ऋचा की अस्मिता तार तार हो गई। उसने ऋचा के विश्वास को पूरी तरीके से कुचल दिया और इस घिनौने काम के बाद उसने ऋचा को धमकी दी, अगर मुंह खोला तो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरे पति को मार दूंगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती दोस्त। यह तो बस एक शुरुआत थी उस नर्क की जो ऋचा को आगे झेलना था। 2 मार्च से लेकर 11 मार्च तक यह सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता रहा। ऋचा अब नरेश यादव के कैद में थी। वो उसे अलग अलग जगह ले जाता, कभी अपने रिसोर्ट में, कभी किसी होटल में, किसी सुनसान जगह पर, और उसे वहां ले जाने के बाद उसे ब्लैकमेल करता। ऋचा के पति को जब पता चला कि उसकी पत्नी गायब है या मुसीबत में है
तो वह परेशान हो गए। ऋचा ने किसी तरह किसी तरकीब से चुपके से अपने पति को 10 मार्च को कॉल किया और कॉल पर उसने सारा कुछ सच सच अपने पति से बता दिया। उसने अपने पति से बताया कि कैसे उसके डैडी समान उस शख्स ने ही उसके साथ घिनौना काम किया, कैसे उसे किडनैप करके अभी तक रखा है और वह किस गाड़ी में है। एक हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो का भी उसने जिक्र किया। ऋचा के पति ने जब यह सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए भागे, लेकिन नरेश यादव की ताकत के आगे वह पूरी तरीके से अकेले पड़ गए। नरेश को जब पता चला कि ऋचा ने अपने पति को सब बता दिया है तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अब एक नई चाल चली। केस से बचने के लिए, ऋचा को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसने ऋचा के साथ ही जबरदस्ती शादी करने का नाटक किया। हां दोस्तों, आपने सही सुना। एक गुनहगार अपने शिकार के साथ उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। नरेश का कहना था कि जहां मेरी नजर पड़ती है ना, वो चीज पूरी तरीके से मेरी हो जाती है। अब तुम प्रॉपर्टी हो। उसने ऋचा को मजबूर किया वह अपने पति को तलाक दे। ऋचा पर इतना दबाव डाला गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वह पूरी तरीके से टूट गई। इस दौरान नरेश यादव ने ऋचा के पति के पीछे अपने गुंडे लगा दिए। वो इंजीनियर लड़का जो कभी अपनी पत्नी के साथ सपने देखता था, अब अपनी जान बचाने के लिए लाइब्रेरी में छिपा बैठा था। उसे ट्रैक किया जा रहा था। नरेश का प्लान साफ था कि पहले पति को मारना है और फिर ऋचा को खत्म कर देना है। ऋचा के मुताबिक नरेश का प्लान था कि कुछ महीने उसे अपनी कैद में रखेगा और फिर उसे भी मारकर कहीं दफन कर देगा। लेकिन ऋचा की हिम्मत अभी टूटी नहीं थी। हालांकि बीच में एक ऐसा वक्त आया जब ऋचा ने हार मानकर 11 मार्च को उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। उसने एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने सारी सच्चाई लिखी, कैसे उसे बेटी बनाया गया, कैसे उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद किया गया और कैसे उसे अब ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऋचा बच गई, शायद इसलिए ताकि वह इस शख्स का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। महरौली का वो फ्लैट अब ऋचा के लिए एक टॉर्चर चेंबर बन चुका था। वहां कोई अलमारी नहीं थी। ऋचा के कपड़े छीनकर अलग रख दिए जाते ताकि वह वहां से भाग न सके। उसे बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था। साथ ही वहां गैर मर्दों को भी लाया जाता ऋचा को डराने के लिए। ऋचा बताती है कि वह कई कई दिन तक भूखी रहती। जब वह विरोध करती तो नरेश उसे बालों से पकड़कर घसीटता, उसका सर दीवार पर पटकता, दीवार पर खून के निशान और उसके द्वारा लिखी गई वह बातें, यह मेरा कैद खाना है, आज भी वहां मौजूद है। हद तो तब हो गई जब इस दरिंदगी का एक और खौफनाक नतीजा सामने आया। ऋचा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके लिए वह कभी तैयार नहीं थी। नरेश यादव उसे फोर्टिस हॉस्पिटल ले गया एक जबरन मेडिकल प्रक्रिया के लिए। वहां भी उसने अपनी पहचान छुपाई, फर्जी नाम लिखवाया, कभी राहुल कभी रोहित। ऋचा को फोर्स किया गया कि वह अपना वहां मुंह न खोले। अस्पताल में ऋचा ने कोशिश की इशारा करने की, लेकिन नरेश का खौफ इतना था कि वह कुछ भी नहीं बोल पाई। उस हॉस्पिटल में जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कदम उठाए गए, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ऋचा बताती है कि 2022 में भी उसका मर्डर का प्लान किया गया। उसे यूपी ले जाया गया, वहां उसे बुरी तरह पिटवाया गया, लेकिन वह हर बार मौत के मुंह से वापस आ जाती। उसने तय कर लिया था कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उसने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते उसकी शिकायत को हमेशा के लिए दबा दिया गया। ऋचा ने वह दीवारें दिखाई जहां उसने मार्कर से लिखा था अपने साथ हुई हर घटना, हर तारीख। वो दीवारें गवाह है उस दर्द की। एक जगह लिखा है गुड बाय। यह तब लिखा था जब वो सुसाइड करने वाली थी। उस फ्लैट के हर कोने में ऋचा की चीखें दफन है। नरेश यादव की डायरी मिली जिसमें उसने अपना टाइम मैनेजमेंट और योगा का शेड्यूल लिखा था। अब सवाल यह है कि क्या उस इंसान के पास इतना वक्त था कि वह एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर सके? ऋचा के पति आज भी ट्रामा में हैं। 3 साल तक वो बिस्तर पर पड़े रहे, मानसिक संतुलन बिगड़ गया। एक हंसती खेलती जिंदगी कैसे बर्बाद होती है, यह उसका जीता जागता सबूत है। ऋचा आज सड़क पर उतर आई है, वह अकेले लड़ रही है, उसका परिवार पूरी तरीके से बिखर चुका है, लेकिन उसका हौसला वही है। वो कहती है, मैं हिमाचल की बेटी हूं, मैं देवभूमि की लड़की हूं, मैं दबूंगी नहीं। उसने प्रधानमंत्री से लेकर हर बड़े नेता तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। उसका कहना है कि ऐसे इंसान को जो औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वह चाहती है कि समाज इस सच्चाई को जाने। कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले इस समाज में ही कुछ भेड़िए छुपे बैठे हैं जो बेटियों को ही अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ऋचा ठाकुर की नहीं, यह कहानी हर उस औरत की है
जो किसी पर अंधा विश्वास करती है और बदले में उसे धोखा मिलता है। नरेश यादव जैसे लोग जो पावर और पैसों के नशे में चूर होकर किसी की जिंदगी के साथ खेल बैठते हैं, उसके जिंदगी को खिलौना समझ बैठते हैं, उनका असली चेहरा सामने आना बहुत जरूरी है। ऋचा के जिस्म पर लगे वह घाव शायद भर जाएं, लेकिन उनकी आत्मा पर जो घाव लगे हैं वह कभी नहीं भरेंगे। पुलिस की जांच जारी है, कोर्ट में मामला है, लेकिन सवाल वही, क्या इंसाफ मिलेगा? क्या वो इंजीनियर पति वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाएगा? क्या अब वह उस डरावने सपने से बाहर आ पाएगी? ऋचा का कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह लड़ती रहेगी अपनी आखिरी सांस तक। बेटी और बहन जैसे शब्द जब किसी गैर के मुंह से निकले तो सतर्क हो जाइए। आज ऋचा मीडिया में आकर अपनी कहानी सुना रही है, लेकिन न जाने कितनी ऐसी ऋचा आएंगी जो शर्म और डर के मारे कभी अपना मुंह नहीं खोल पाएंगी। अगर आपको लगता है कि ऋचा को इंसाफ मिलना चाहिए तो इस आवाज को दबने मत दीजिए। जुर्म करने वाला जितना गुनहगार है, जुर्म को सहने वाला, उसे देखकर चुप रहने वाला समाज भी उतना ही ज्यादा जिम्मेदार है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास हो रही ऐसी घटनाओं पर नजर रखिए। अगर यह वीडियो, यह हिम्मत भरी दास्तान आपको छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करिए, ताकि सच्चाई वक्त रहते सबके सामने आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।